ये आपका सुपर कंप्यूटर है। चलिए समझते हैं सुबह से शुरुआत से। तो एक बार रिवीजन मोड में चलते हैं। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है साइज के हिसाब से? 4, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपके पास क्वांटम कंप्यूटर और भी कई सारी चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में बढ़ रहा है, जबकि कॉमनली हमको जो पढ़ाया जाता है अभी वो क्या है? 4 है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वे कंप्यूटर जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे अपने काम के हिसाब से, हमको एज ए सर्वर लगाना है, हमें एक ही सिस्टम पे 10, 15, 20 लोगों को काम करवाना है तो हम ले लेंगे किसको? मिनी को। उससे ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो हम चले ले जाएंगे मेन फ्रेम में, और उससे भी ज्यादा आपको चाहिए तो हम चले जाएंगे सुपर में। ठीक है, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। यानी पर्सनल बेसिस पे काम करने के लिए हमारे पास हो गया माइक्रो, ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम करने के लिए हो गया मिनी, और हमको और बड़े लेवल पे काम करना है तो मेन फ्रेम, उस पर पूरा विभाग चलता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे अगर हमको जाना है और हाई डेफिनेशन का काम करना है स्पेस रिसर्च और बाकी सब चीजों के लिए, तो उसके लिए हम लेंगे सुपर कंप्यूटर। तो कल या फिर कह सकते हो लास्ट टाइम हम लोगों ने तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया था, मिनी, मेन फ्रेम और माइक्रो। आज हम लोगों को डिस्कस करना है सुपर। तो सुपर में देख लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसकी संग्रहण क्षमता, संग्रहण यानी स्टोरेज कैपेसिटी तथा स्पीड अत्यधिक तीव्र होती है। तीव्र होगी क्योंकि पीछे जो हमने 3 पढ़ा उससे ज्यादा पावरफुल है, तो स्वाभाविक सी बात है। यह अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। अब सिंपल सी चीज है, जहां माइक्रो में एक प्रोसेसर लगा के हमको अगर इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हम इतना सारा काम कर ले रहे हैं, तो स्वाभाविक चीज जब उस पर हम हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उस कंप्यूटर का यूज हमें पर्सनल लेवल पे कोई नहीं है हमारा। ठीक है, तो हर काम के लिए हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स डिफाइंड है। अब यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है अब तक में, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही। ठीक है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसमें हमारे पास प्रेजेंट टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी काम किया जा रहा है। ठीक, तो वो सब भी आने वाला है बहुत जल्दी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, अब ये सब देखो आगे फैक्ट जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर कह सकते हैं यही सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, जब आप लोग भी एग्जाम दोगे तो वहां पे पूछे जाएंगे। क्या हो सकता है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे 1 तथा जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे पॉइंट वाइज। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, क्या विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1946, और उसका नाम क्या था? क्रे 1, और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रे का भी फुल फॉर्म होगा, इसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को खोजते रहिएगा, अगर नहीं मिलता है देन आप पूछेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है भारत का। अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है आपको, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, यहाँ पे आप इसको और बढ़ा लोगे 8000। ठीक है, 10,000 नहीं, परम 8000 कॉमा CDAC द्वारा, CDAC आप कंपनी संस्था कर सकते हैं, CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। यानी जहां पे दुनिया को अपना पहला सुपर कंप्यूटर कब मिला? 1976 में, 1976 में। जबकि हमको कब मिल रहा है इंडिया को? कितने साल बाद? 16 साल बाद। ठीक, 16 के और कम है 15, अरे 15 होगा, गजब मैथ है। अरे 14 ऐड कर दो 90 हो जाएगा बहन, 1 साल और बढ़ा दो 15 हो जाएगा। 15 साल बाद मिला, इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो जो क्वेश्चन में क्या बनेगा, भारत का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, ये हो जाएगा। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, ये आ जाएगा, और कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके
बनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या होता है, वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। फिर वही चीज हो गया, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। पेरिफेरल क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेज, यानी जिससे कि हम कंप्यूटर की क्षमता बढ़ा सके और उसको कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, यही ना। हमारा वाईफाई यहाँ लगा हुआ, अगर हमको उस कमरे में लेना है, जैसे आप अंदर जाओगे तो जब मेन ऑफिस है वहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जियो फाइबर। अब वहां से अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर बाहर हमको दे रहा है या फिर ऊपर जाएंगे, इस वाले क्लास में जाएंगे, हमको नेटवर्क नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत लो मिलेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। उससे ऊपर वाले भी क्लास में अगर हम जाएंगे तो आप एकदम नहीं मिलेगा। अब अगर हमको क्लासेस करानी है, लैब बनाना है, तो आप लोगों को अगर बोलना है कि आप लोग ऊपर वाली क्लासेस में आइए, वहीं बैठ के अपना पढ़िए, ठीक, तब क्या होगा, वहां पे हमको या तो दूसरा हम ब्रॉडबैंड लगवाएं, तो उसमें क्या होगा, जितना खर्चा हम इधर दे रहे होंगे उतना ही खर्चा हम उसमें भी देंगे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करेंगे। आपके पास नेटवर्क स्प्रेडर नाम से भी आते हैं, कुछ राउटर्स आते हैं जिनको आप कनेक्ट कर दोगे वहां से, उसकी वायरिंग वहां ले जाकर लगा देंगे, तो क्या होगा, इस वाले कमरे में भी आपको नेटवर्क मिलने लगेगा, उसके ऊपर भी। तो हमको जो एक्स्ट्रा खर्चा करना होता है प्लान का और बाकी सब चीजों का, वो हमारा नहीं खर्चा होगा, खाली एक हमको अलग से डिवाइस लेनी पड़ेगी और अलग से वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, बस, ठीक है। तो वो जो खर्चा होगा कई बार होगा, वो परमानेंटली आपका काम कर दिया बिना एक्स्ट्रा मंथली लोड के, ठीक है। करवाने को हम वो भी करवा सकते हैं, लेकिन समस्या क्या होगी, हमको पहली बार भी खर्चा लगेगा और हर मंथली उसको भी हमको पे करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे अगर हम डिवाइस कनेक्शन कर दिए, एक ही की फीस में हमको सारा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो हो गया क्या, पेरिफेरल। समांतर, समांतर यानी जो अभी हम लोगों ने बात किया था मेन फ्रेम में, मेन फ्रेम में हमने क्या किया था, रेलवे टिकट पे हम टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक ही समय पे कई जगह से कई काउंटर्स बने होते हैं, उसके अलावा भी बाहर कई जगह से टिकट बुक हो रहे होते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल से कर रहे होते हैं, कुछ लोग सीएससी सेंटर्स पे जाकर कर रहे होते हैं, मतलब जिसका जो सुविधा होगा वो करेगा। अब आप काउंटर पे हो, उसके बाद भी लग रहा है आपका टिकट आपको कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है, जब टिकट बन के आता है तो हमको कैसे मिलता है, वेटिंग। तो उसमें होता क्या, उसका जो टर्मिनल होता है मेन फ्रेम का, वो काफी तेज वर्क करता है, जिसके वजह से एक दूसरे को पता नहीं चलता, जिसने सबसे पहले फॉर्म भरा, एंटर किया, उसका कंफर्म बन गया, जितने लेट किया उसका, ठीक है। यानी वहां भेदभाव नहीं है कि हमको धीरज को ज्यादा देना है तो साक्षी को कम देना है, या फिर आरती को कम देना है तो इसको ज्यादा देना है, समझ से आइए, चलिए, ठीक है। तो जैसे ये सब है, इन लोगों के साथ हमको भेदभाव नहीं करना चाहते हम, लेकिन क्या करें, ये लोग खुद कर रहे हैं ना। हम बोले अच्छा वैसा पढ़ाए, हम सबको एक बराबर ज्ञान दें, ये लोग कहेंगे नहीं सर जी हम बराबर नहीं लेंगे। आई डोंट वॉन्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी डोंट वॉन्ट्स मी। क्यों, क्या मार्केट से ले गए थे गर्दा, तुम बेटा उड़ा दिए होगे। आगे बढ़ो, क्लियर, ये क्या समझ में आया। पैरेलल, पैरेलल यानी बराबर, जितना ध्यान हम आप पे देंगे उतना ही ध्यान हम इस पे भी देंगे, सब पे देंगे, तो हमारा क्या है, इंटेंशन सबके लिए बराबर है। एक लाइन बोली जाती है ना, हमारे लिए सब स्टूडेंट क्या है, बराबर है, जितना ध्यान हम इन पे देंगे उतना ध्यान हम इस पे देंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, हम अपनी तरफ से देंगे तो नई चीज आपको भी ध्यान देनी पड़ेगी ना, तो आप सीख पाओगे। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, पैरेलल यानी बराबर सबको समांतर रूप से सबको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, सबको स्पीड प्रोवाइड करेगा। कौन किस तरीके से काम करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा यूजर होगा। जितना ज्यादा बढ़िया रिस्पांस आप हमसे लेते रहोगे उतना बढ़िया आपके लिए हम काम करेंगे। आप रिस्पांस लोगे ही नहीं, सुस्त होकर एक एक फिंगर से टाइपिंग करोगे, तो उसमें लॉस किसका है, आपका है। आप हमारे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, सर जी सर्वर नहीं चल रहा, सर जी नेट नहीं चल रहा, सर जी आप ढंग से पढ़ा नहीं रहे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। फॉल्ट किसकी है, आपकी है, कि आप लेट आ रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और जब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को पूछिए, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, आप आपस में लगे हुए हो। शिवम कल आए थे, पैदल आए थे, साइकिल से आए थे, तुम कैसे उड़ी आते हो, गैया वैया रखे हो क्या, पीछे सिंग लगाती है तुमको। आया करिए, सुकून से बैठ जाया करिए, अपने आप को पहले रिलैक्स करिए, सुनिए समझिए, ठीक है, क्लियर। पैरेलल प्रोसेसिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी समांतर रूप से सबको काम देना। मल्टी प्रोसेसिंग, अब जब पैरेलल प्रोसेसिंग होगी तो मल्टी प्रोसेसिंग भी होगी। मल्टी प्रोसेसिंग यानी तुम एक ही साथ हमसे कई सारे काम करवा सकते हो, हमारे से नहीं, उस कंप्यूटर से, कि अलग अलग हमने वायरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उस पर हजारों लाखों लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं हो रही है,
ठीक है। इसी का और सीधा सीधा एग्जांपल समझो तो जैसे व्हाट्सएप पे हमने लिया क्या, हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर हमने जितनी वीडियो फोटो अपने अपलोड की है और सपोज करो हम ना रहे तो क्या वो वीडियो फोटो भी नहीं रहेगा, रहेगा। और उसका एक और सोशल अगर एग्जांपल देखना चाहो तो अगर हम आज हमको कुछ बढ़िया लगा, किसी वीडियो बना रिकॉर्ड हो रहा आपका, हमने एडिट किया, एडिट करके डाल दिया, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब तक हम एडिट किए रहेंगे किस कहाँ रहेगा वो वीडियो, हमारे मोबाइल में रहेगा। जैसे ही हम इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हमने शेयर कर दिया, अपलोड कर दिया, उसके बाद अगर हम अपने मोबाइल में से डिलीट मार देंगे तो क्या वो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट्सएप पे अगर हम करें, हमने एक बढ़िया फोटो किया, खींचा, शादी में गए और उसको हमने स्टेटस पे लगा दिया, ठीक, तो अब फिर उसके बाद हमसे मोबाइल से डिलीट हो गया तो वो हमारा स्टेटस पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, तो उसके पीछे भी आपके पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वही वर्क करते हैं, ठीक है। डेटा सेंटर के रूप में जो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुने हैं, ये सारे जो डेटा होते हैं हमारे कहाँ सेव होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में ही सेव होते हैं। हमने यहाँ से मैसेज डाला तो कहाँ सेव हो रहा है, जो उनका सर्वर है, अगर हम फेसबुक यूज करें तो फेसबुक का जो सर्वर होगा कैलिफोर्निया में, वहाँ वो डेटा स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे, अपने डेटा पूरा स्टोर करते रहेंगे, किस पे, पूरा पूरा सिस्टम पे नहीं, ढेर सारे मेमोरी लगाए हुए हैं, वो स्टोर हो रहा है, लेकिन एक दो लोग तो यूज कर नहीं रहे, करोड़ों अरबों लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों लोग, अरबों में जाओ, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। आइए 1 करोड़ और आओ, सबका कहीं ना कहीं सर्वर है, सबका मैक्सिमम मान के चलो सबका सर्वर यूएस में ही है, हाँ मैक्सिमम का। क्यों, क्योंकि सारी कंपनियां आपकी कहाँ पे की हैं, यूएस की हैं, तो मैक्सिमम वहाँ जो सिलिकॉन सिटी से नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, कैलिफोर्निया ही है, ठीक है। तो समझ लो कि नहीं, वो जो डेटा हमारा जाता है क्लाउड में जाके स्टोर हो गया तो वो कहाँ गया, वो उनके सिस्टम में जाके सेव हो गया, लेकिन कैसे, डायरेक्ट हम भेजे उनको नहीं, हमने क्या किया, उनके सिस्टम उन्होंने बना दिया, हम करेंगे यहाँ से क्लाउड पे गया, क्लाउड से वो पहुंच गया, दिखेगा नहीं कि यहाँ से डेटा निकल के क्लाउड में जाएगा, लेकिन वो हमने अपलोड किया, यानी वो नेटवर्क के माध्यम से जाकर उनके सिस्टम में सेव हो गया, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में। इज दैट क्लियर। उसमें हमको कहीं भी प्रॉपर मोबाइल हो कुछ हो, हमको ले जाने धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज हमारे सिस्टम खराब हो गया, इसका सारा फाइल हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो अगर हम किसी और सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो हमको सारे फाइल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना। हमको डिवाइस पे निर्भर होना पड़ रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें कहाँ पड़ गई, क्लाउड पे, ठीक है। तो क्लाउड से संबंधित जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा, सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। मेन फ्रेम भी कहीं कहीं यूज किए जाते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे। अगर सबसे बड़े लेवल पे बात करो तो किसका यूज करेंगे हम, सुपर कंप्यूटर का। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं है, पूछो किसका, मल्टी, मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मिनी, मिनी क्या था, मिनी में तो यही हो रहा था ना, प्रोसेसर ढेर सारे लग गए, उसके अलावा वहां पे हम एक ही सिस्टम है उससे हमने नेटवर्क को स्प्रेड कर दिया, उसी से हमारा जो ब्रांच मैनेजर है वो भी यूज कर रहा है, अकाउंटेंट जो है वो भी कर रहा है, जो हमारे पास उनके सेवाएं एलआईसी और बाकी सारी चीजें वो भी वही देख रहा है। तो एक ही सिस्टम पे सारा डेटा पड़ा है, कोई कोई फाइल डाउनलोड करेगा तो कहाँ जाएगा, उसके पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं, वो मेन सिस्टम पे। उसी सिस्टम में ही एक आपका वर्ड आता है नेटवर्किंग, तो देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे ऑफिसेज में क्या होता है, नेटवर्किंग के माध्यम से सबके यहाँ प्रिंटर नहीं रखते हैं, वो कहाँ रखेंगे, एक मेन जो रूम होगा वहाँ प्रिंटर रखेंगे। अगर आपको कोई प्रिंट चाहिए, यहाँ प्रिंट मारिए, मेन लगा हुआ वहाँ जाके निकलेगा, लेके उठा लाइए। आप ऐसा नहीं कि अपने सिस्टम पे आप अपना प्रिंटर रखोगे, अपने सिस्टम पे आप अपना प्रिंटर रखोगे, एक प्रिंटर रखाएगा बड़ा सा, आपको जितना प्रिंट मारना मारिए, जाके निकालिए। तो होगा क्या, जितने भी पेज आप प्रिंट मारोगे उसका रिकॉर्ड किसके पास जाता जाएगा, जो मैनेजर होगा वो देखता जाएगा किस कौन कितना काम कर रहा है, ठीक है। जिसको हमने लगा दी इंक्वायरी के लिए, उसके आ रहा कोई पासबुक प्रिंट कर दीजिए और हमारा बाकी सब चीजें चेक कर लीजिए, तो क्या करेगा, वो देखेगा ना। आप जितनी बार प्रिंटिंग मशीन में लगाओगे तो वो उसको रीड करता रहेगा कितनी बार आपने किया, आप काम कर भी रहे हो खाली टाइम पास कर रहे हो, जितने आप टैब खोले होगे, जितना कुछ आपने सर्च किया होगा, सारा कुछ रिकॉर्ड कहाँ पर रहेगा, उस मेन सिस्टम पर रहेगा, जिसको कौन एक्सेस कर सकता है, सबका अकाउंट, जो वहां का मैनेजर होगा या फिर जो बॉस होगा। क्लियर, कम, क्या नाम है आपका,
कौन पूजा? यादव? क्या बात है, सही पकड़े हैं। बैठिए, हमारे सर छोड़ के कहीं बैठ जाओ। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया दिख रहा है सच में। तब पूजा यहाँ बैठ जाओ उनके बगल में। अभी तुम रिकॉर्डिंग खराब हो, तुम बैठे रहो, हम बाकी सह लेंगे थोड़ा सा। कोई हम दिखाई नहीं रहे, हम दिखाए कुछ नहीं ना, कोई समझा ही रहे। सुनो ध्यान से, सोना बंद करो। यहाँ तक क्लियर हो गया? मल्टीटास्किंग यानी एक समय पे ढेर सारे लोग ढेर सारा काम कर सकते हैं इसके माध्यम से। समानांतर प्रोसेसिंग यानी पैरेलल प्रोसेसिंग यानी सबको जो नेटवर्क मिलेगा, स्पीड मिलेगी वो बराबर मिलेगी। अब आप उसका कितना न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलेंगे, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। देखो उसी को डिफाइन कर दिया उसने। इसका यूज एनिमेटेड ग्राफिक्स यानी जो कार्टून मूवीज देखते हो आप, ठीक है, जितनी 3D मूवीज बनती हैं, जो एनिमेटेड मूवीज बनती है, वो किसके माध्यम से बन पाती हैं? इन्हीं सब के माध्यम से, ठीक है। वहाँ पे ये सारे कंप्यूटर यूज होते हैं, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो जाए, चाहे वो मिक्सिंग के लिए हो जाए, सभी चीजों के लिए, ठीक। परमाणु अनुसंधान यानी एटॉमिक रिसर्च में, साइंटिफिक इत्यादि में होता है। इसमें और भी चीजें हैं, आपका स्पेस रिसर्च हो जाएगा और बायोकेमिकल और मेडिकल में हो जाएगा। मतलब जितने भी आप देख लो जो आपके पास बड़ा वाला सेक्टर्स है, चाहे वो मेडिकल हो जाए, चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे वो IT हो जाए, ठीक है, उन सब में भी आपके क्या यूज होगा? बड़े लेवल पे, छोटे मोटे काम के लिए नहीं, जो सबसे बड़े लेवल काम के लिए होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हो, उसके लिए हमको किसका यूज करेंगे? सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सैटेलाइट को अभी जैसे सुनीता विलियमसन आई है ना, तो काफी चर्चा हो रहा है अभी पिछले 3 दिन से। तो कैसे आई है, उसको ट्रैक कैसे किया गया है? मैंने पीछे भी बात किया था, इन्हीं सब कंप्यूटर के माध्यम से। पूरा नासा के बेस कैंप रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा, वहां से पूरा बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होंगे, वहां से पूरा मॉनिटराइज करेंगे कि हमारा सैटेलाइट कहाँ तक पहुंचा, कैप्सूल कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो सब मॉनिटरिंग और कनेक्शन बनाने का काम किसका होता है? सुपर कंप्यूटर का। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। अब ये देखो, ये भी आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कि पेस सीरीज के कंप्यूटर्स बनाने वाली संस्था का नाम क्या है और कहाँ का है कंपनी, इंडिया का है कि कहीं और का है, कंट्री के नाम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी तरीके से बार्क का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, DRDO का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सबको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे 1, नॉट ओनली क्रे 1, कंप्लीट नाम बताएंगे, ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। कब बना था? अभी देखो आंसर है, क्या बात है। बार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? बाबा हटा दी, बाबा ना भाभा, हाँ, बाबा करोगे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी आ जाएंगे, भाभा पे आते हैं, भाभा, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। DRDO थैंक यू। ये समझ में आया? ये देखो आपका फिगर है सुपर कंप्यूटर का, ये एक कॉमन फिगर है, ठीक है। बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कंप्यूटर जब बात करोगे, लिसन, जब हम फर्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं तो हॉल में लगे रहते हैं ना, इसी तरीके से ये भी लगे रहते हैं। ये देखो पूरा बड़े बड़े कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना, पूरा लंबा सा लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्यूटर ही लगा हुआ है, कंपार्टमेंट पार्ट करके इसी तरीके से। हाँ नहीं जी, पूरा ये भी है, 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 सब क्या है? सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का हम जो एक जान रहे हैं कि एक CPU है, जब जितना बड़े लेवल पे जाओगे वहां पे आपको एक CPU नहीं मिलेगा, इसी तरीके से फिर बड़े बड़े मिलेंगे। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कंप्यूटर बड़े से छोटे होते आ गए,
लेकिन बड़े भी हैं, ऐसा नहीं कि छोटे ही हैं। आप जैसे जैसे बढ़ोगे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे ही आपके बड़े भी हो रहे हैं। लेकिन फिर एक समय आएगा फिर ये सबसे छोटा होने जा रहा है। जो क्वांटम कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं, उस समय कंप्यूटर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हमको इतने बड़े बड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आए दिन देखते होंगे कि ढेर सारे चिप बन रहे हैं, ढेर सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, जो कि जो सुपर कंप्यूटर्स है उससे भी कम जगह लेंगे और उससे भी अधिक काम कर लेंगे। जो काम सुपर कंप्यूटर को करने में सालों लगेगा, उसके बाद वो करके दिखाएगा, वो काम वो 1 मिनट में 1 दिन में करके दिखा देगा। ठीक है, तो उन सबको जानने के लिए आपको ढेर सारा रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। तो ये आपका है समिट कंप्यूटर था, ये 2021-22 में सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसी तरीके से हर साल इनकी लिस्ट जारी होती है, आप उसको सर्च करोगे तो हो सकता है 2024-25 का आप देखोगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं, हम इसको नोट कर लीजिए, आप लोग हमको आंसर बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपका क्लियर हो गया, इसमें आगे कुछ नहीं है। लिखिए, विश्व का पहला क्वेश्चन, विश्व का वर्तमान में सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फिर विश्व के वर्तमान में सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम, वर्तमान में भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम। डन। वर्तमान में भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम, इसमें आप दोनों चीजें खोजोगे, ये कहाँ वर्क कर रहा है और किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर हमको 100% पता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, सेम आंसर किसी का नहीं मिलेगा। उसके पीछे भी लॉजिक क्या है वो कल बताएंगे, आप लोग पूछिएगा हमसे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, बस 2 ही बहुत है, एक आपके इंडिया लेवल पे हो गया, एक आपका विश्व लेवल पे हो गया। ठीक है, वो तो जब खोजोगे तो वो सब हमारा स्पेशल क्वेश्चंस होगा ना, सरप्राइज वाले, वो थोड़े पूछेंगे, वो तुम खोज के आओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाएगी तुम कितने जिम्मेदार व्यक्ति हो। ठीक है, वो थोड़ी बता के तुमसे पूछेंगे कि ये भी कर लेना। हमने कॉमन बोल दिया, विश्व में सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम वर्तमान टाइम में, यानी 2024-25 या 25-26 का वर्तमान टाइम का। उसी तरीके से इंडिया का भी लेटेस्ट वाला जो सुपर कंप्यूटर होगा उसका हम पता करेंगे, उसमें हम पता कर लेंगे कि किस जगह ये काम कर रहा है और किस कंपनी द्वारा यह विकसित किया गया है। क्लियर? चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़े। रिवाइज कर लो, रिवाइज करो। रिवाइज करिए, कोई समस्या बताइए। हमको पूरी उम्मीद है आप लोगों की समस्या नहीं होगी।